This is Yes Sir and I welcome you all to our channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। और जैसा कि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं और ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी के बारे में और हम आपको पढ़ाएंगे एकदम ढासू तरीके से क्या होता है कंडक्टिविटी, क्या होता है सेल कांस्टेंट और कैसे इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो जैसे कि आपने हमारी ऑलरेडी जो वीडियो बन चुकी है उसमें देखा था कि K इज इक्वल टू G इंटू L बाय A होता है। जिन्हें नहीं याद है एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A और 1 बाय R को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। जी हाँ, यही है कंडक्टिविटी। ये क्या है? कंडक्टिविटी, जिसे आप कापा भी कहते हैं। अरे हाँ सर, पापा कापा समझ में आया जी, ऐसा नहीं करना है, कप्पा याद रखिएगा या फिर स्मॉल लेटर के। ओके, तो इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए, तो जब ऐसे हो सकता है तो मैं G को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 1 अपॉन G। देखिए देखिए देखिए, सिंपल, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, K 1 अपॉन K इज इक्वल टू रो। तो इसी को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, इन दोनों को। इससे समझ में आया? तो देखिए ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L बाय A। ये L बाय A क्या है? ये L बाय A क्या है? क्योंकि जब वायर था तब तो ये समझ में आता था, कि ये वायर का लेंथ है और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला पार्ट, बराबर। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में कैसे लेंथ लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन के केस में हम इसे मान लेते हैं सेल कांस्टेंट। अब ये क्या होता है सेल कांस्टेंट, क्यों इसे लिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। बट सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंडक्टिविटी को मेजर क्यों करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करना क्यों जरूरी है? तो मान लीजिए हमने या फिर साइंटिस्ट ने, किसी ने एक अलॉय बना दिया। अब उस अलॉय को उसको अलग अलग जगह पे यूज करना है, तो अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए उसके पास उस अलॉय की डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? उस अलॉय का यंग्स मॉड्यूलस कितना है, शियर मॉड्यूलस कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका थर्मल एक्सपेंशन कितना है, हर एक चीज की डिटेल में साइंटिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। बट वो तो अलॉय के बारे में था। अब मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डिस्कवर किया, नया केमिकल सब्सटेंस, और उसका सोल्यूशन बना दिया। उसका क्या बना दिया? सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन बनाने के बाद हम जानना चाहेंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सर वो जान के क्या करेंगे सर? अरे पहले चुप रहो ना, कहाँ पूछ लेते हैं। क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, त्याच्यानंतर आपण त्याला वापरणार ना रे बाबा, आपण त्याला काय करणार, वापरणार, जिथे त्याचं ऍप्लिकेशन असेल त्याला यूज करू शकतो आपण। मग प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटचा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागतं? कंडक्टिविटी। कळलं? आता ये जो सब कुछ दिया गया है ये सब कुछ थियोरेटिकल है। ये क्या है? थियोरेटिकल। अब एक्सपेरिमेंटली हम कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लेते हैं हम। क्या लेते हैं? एक डिवाइस। और जिस डिवाइस को लेते हैं उसका नाम है कंडक्टोमीटर। क्या है उसका नाम? कंडक्टोमीटर या फिर कंडक्टोमीटर सेल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है? सेल। अब ये होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें एक ऐसे वायर है, ऐसे स्ट्रेट वायर ले लीजिए, ठीक है? और ये अटैच है एक प्लेट एकदम थिन, ऐसे मान लीजिए ऐसे एक प्लेट है। ओके, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम होता है, 1 mm से भी कम, आप ऐसे कह सकते हो। ओके, और फिर ऐसे
ये देखिए, ये प्लेट ले लिया मैंने, ओके, और इसे कवर कर दिया है पायरेक्स ग्लास से, ओके, एक ग्लास के मटेरियल से, और ग्लास का मटेरियल भी क्या है, केमिकली रेजिस्टेंट है, पायरेक्स ग्लास, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया, और ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये नीचे से ऐसे ओपन होता है, नीचे से आप ऐसे कह सकते हो ओपन है, आ रहा है समझ में। अब ये वायर में ऐसे टर्मिनल्स दिए होते हैं, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो किसी इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स से, आया समझ में। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ये जो इलेक्ट्रोड है, बेसिकली ये तो वायर है और ये इलेक्ट्रोड का पार्ट है, और ये बना किसका हुआ है, ये बना हुआ है प्लॅटिनम का। अब क्वेश्चन आता है, सर आपल्याकडे एवढे मेटल आहे, कॉपर है रे बाबा, पीतल है, चांदी है, सब कुछ है, तुमको प्लैटिनम ही काहे को मिला। तो बेटा प्लैटिनम की कंडक्टिविटी सुपर्ब होती है और हम थोड़ा सा भी एरर नहीं चाहते, इसीलिए हम क्या लेते हैं, प्लैटिनम। तो सर अपना ऐसा घर में भी प्लैटिनम लगाने का, अरे बहुत महंगा होता है, आपके घर में आप बच जाओगे, बाकी सब चोरी हो जाएगा, आ रहा है समझ में, ऐसा। तो इसके लिए यहाँ पे प्लैटिनम लिया। और एक अंदर की बात बताता हूँ, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, किसकी, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग। अब ये प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कराते कैसे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ये प्लेट को आपको लेना है और एक सेल में इंट्रोड्यूस करना है। तो सेल क्या होगा, वो सेल के अंदर सॉल्यूशन होगा क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का, ध्यान से सुनना, किसका सॉल्यूशन होगा, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। सर ये तो बहुत भयंकर एसिड लग रहा है, इसका फॉर्मूला बता दीजिए जरा, H2PtCl6। ओके, तो इसके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग होती है, और इससे जब इलेक्ट्रोलिसिस आप करते हो और जो कोटिंग यहाँ पे आती है वो ब्लैक प्लैटिनम होता है। सर मैंने तो प्लैटिनम सुना था अपना आप बोलते हैं ऐसा कि सर व्हाइट गोल्ड, आप प्लैटिनम ब्लैक बोल रहे हो, जी हाँ, प्लैटिनम ब्लैक भी होता है। और प्लैटिनम ब्लैक लेने का पर्पस क्या है यहाँ पे, कि प्लैटिनम ब्लैक बहुत इनर्ट टाइप का होगा। इनर्ट टाइप का होगा मतलब क्या, इसके अंदर जो भी आयंस आएंगे ना, उससे वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, उससे बिल्कुल वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जो था, ये तो हमारा सेल था, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टोमीटर सेल। अब इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये प्लेट के बीच में आपने डिस्टेंस कितना रखा है, लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, L। व्हाट इज L? L इज सेपरेशन, L इज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ओके, आप क्या लिख सकते हो, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ओके, और दूसरा ये प्लेट जो लिया आपने, इसका एरिया क्या है, तो ए क्या होगा, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। ओके जी, क्रॉस सेक्शनल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत फाइन प्लेट होती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो देखिए, ये इसके बीच का लेंथ और एरिया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप करोगे क्या, जिस भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी ढूंढना है, उसमें इस सेल को उठा के इंसर्ट कर दो। मान लीजिए एक बीकर था मेरे पास, मान लीजिए एक बीकर था, ये बड़ा सा बीकर, ओके, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था। आ रहा है समझ में, अरे करना पड़ता है ना भाई, अच्छे से नहीं बनाएंगे तो इधर से लीकेज हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा सर उसमें से आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बाहर आ रहा है, पहले उसके ऊपर ध्यान दो, सोल्यूशन तो इसके अंदर है नहीं और पढ़ा रहे हो आप हम लोग को। ये देखो, अब ये पूरे कंटेनर में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, और पूरे में क्या है, आयंस, पूरे में क्या है, आयंस। लेकिन ये जो अपना कंडक्टोमीटर या फिर कंडक्टोमेट्री जो सेल है ना, ये सिर्फ उस सोल्यूशन का आयन ढूंढेगा, या फिर उसी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन का कंडक्टिविटी ढूंढेगा जो इस प्लेट के वॉल्यूम के बीच में आता है। मान लीजिए मैंने लेंथ को 1 सेंटीमीटर रख दिया और एरिया को कितना रख दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर मैंने ये सेल बना दिया। तो ये क्या हो गया, जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी ढूंढना है तो आप क्या करोगे, ये सेल को यहां से निकालोगे, प्रॉपरली वॉश करोगे और फिर इसमें डाल दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जी हाँ, डायरेक्टली किसी भी नए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इंसर्ट करने के पहले हमको सेल का कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन मतलब क्या, कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, वो देखना पड़ता है। तो वो बात की बात है। फिलहाल के लिए अगर आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी ढूंढना है तो आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ सोल्यूशन चेंज करना होगा। अब तो सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड फिक्स हो गया और उसका एरिया भी फिक्स हो गया, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट।
तो आया समझ में सेल कांस्टेंट क्या होता है? तो सेल कांस्टेंट जिसको मैं जी एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये होता है L/A। तो लगे हाथ यूनिट भी देख लेते हैं। ये सेंटीमीटर हो गया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स पर सेंटीमीटर। आ समझ में? अब कुछ लोग बोलते हैं तो सर इससे हम लोग कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो आता हूं मैं उसके ऊपर, बट पहले आपको सेल कांस्टेंट समझ में आया कि इसको कांस्टेंट बोलते हैं। आ समझ में? जी ऐसे। ओके, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेंटीमीटर। अब हम आ जाएंगे मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को मेजर कैसे करें? सर अभी तो आपने बोला कि सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो उसको मेजर करने की क्या जरूरत है? आप जो लेंथ लोगे और जो एरिया लोगे उससे डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे दोस्तों, याद रखना इलेक्ट्रोड के बीच का जो हमने डिस्टेंस रखा है और प्लस उसका जो एरिया लिया है, जब इससे हम कंडक्टिविटी को ढूंढते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो एकदम परफेक्ट नहीं आता। तो जब भी कंडक्टिविटी सेल लैब में लाया जाता है, उसका सेल कांस्टेंट प्रैक्टिकली ढूंढा जाता है। सेल कांस्टेंट क्या किया जाता है? प्रैक्टिकली ढूंढा जाता है। तो कैसे ढूंढा जाता है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा कि K इज इक्वल टू जी एस्टेरिस्क होता है। मतलब क्या? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये होता है। आ रहा है समझ में? और कंडक्टिविटी का तो यूनिट आपको पता ही है, पर ओम पर सेंटीमीटर। और इसका क्या यूनिट होता है? पर ओम। वो सब कुछ आपको पता है। आ रहा है समझ में? तो ये सब कुछ मैं मिटाता हूं और मैं अब आपको सिखाऊंगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। जी हाँ, नो डाउट सेल कांस्टेंट इससे भी आता है, कितना लेंथ है और कितना एरिया, बट मैंने आपको बताया ना, उससे आपको रिलायबल बोलते हैं ना, रिलायबल वैल्यू नहीं मिलेगी जब आप कंडक्टिविटी को एग्जैक्टली ढूंढेंगे। तो कंडक्टिविटी को भी कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? सेल कांस्टेंट। तो ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। आया समझ में? तो क्या होता है सेल कांस्टेंट? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। इसी को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। किसको? सेल कांस्टेंट को। तो हमें हमें इन दोनों में से बोलता है ना, किसी एक की वैल्यू ऑलरेडी नोन होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि हमें K की वैल्यू नोन होती है और किसके लिए? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसका जिसका वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता होता है। वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता होता है। नो डाउट मैं कंडक्टिविटी पे भी आऊंगा कि कंडक्टिविटी क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रखिए कि कंडक्टिविटी नोन मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन का पता होता है। मतलब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगर आपने लिया 0.1 मोलर KCl या फिर 1 मोलर KCl या फिर 0.01 मोलर KCl और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसका K का वैल्यू पता होता है। मतलब एक चीज तो हो गई, K का वैल्यू तो पता चल गया। बता क्या? जी बच गया। अगर G को हम पता कर लें तो फिर सिंपली सेल कांस्टेंट पता चल जाएगा। बट G मतलब क्या होता है? G मतलब कंडक्टेंस ऑफ द होल सोल्यूशन। ये पूरे सोल्यूशन का हमें क्या चाहिए? कंडक्टेंस चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन है? KCl का सोल्यूशन। और KCl का सोल्यूशन किसमें बनाया गया है? आप याद रखना, डबल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ओके, डबल ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर या फिर आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी वाटर। सर कंडक्टिविटी वाटर मतलब क्या? वो फ्री ऑफ आयंस होता है। डबल डिस्टिल इसलिए मैं बोला कि डिस्टिल आयन फ्री ऑफ आयन, बट डबल डिस्टिल मतलब उसके अंदर बिल्कुल आयन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा? अगर अगर ऑलरेडी आपके पानी में ही आयंस है तो पानी का आयंस प्लस प्लस KCl के भी आयंस, तो KCl के आयन की वजह से भी कंडक्टिविटी मिलेगा और पानी के अंदर जो आयन होगा उससे भी कंडक्टिविटी मिलेगा। मतलब ये जो आपका कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन आ रहा है, इसमें KCl के आयन की वजह से तो
कंडक्टेंस आ ही रहा है, प्लस प्लस वाटर के अंदर जो आयन है उसकी वजह से भी आ रहा है, तो वाटर के अंदर जो आयन है वो तो एरर है ना भाई, वो तो एरर है ना, क्योंकि हमको तो किसका चाहिए, केसीएल का। आया समझ में? अब जरा ध्यान से सुनिए। अब मुझे इस पूरे सोल्यूशन का क्या पता करना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया, अगर मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और फिर मैं इन दोनों की वैल्यू को पता करके सेल कांस्टेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। जो लोग भूल चुके हैं उन्हें वापस बताता हूं कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेंथ मतलब सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, बट उससे जो डेटा आता है वो रिलायबल नहीं होता, तो एक्सपेरिमेंटली हमें डिटरमाइन करना होता है, इसीलिए ये सब तामझाम चल रहा है। समझ में आ गया? तो भैया एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये रेजिस्टेंस को कैसे पता करें। तो रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम फिजिक्स का सहारा लेते हैं, और फिजिक्स में रेजिस्टेंस को पता किया जाता है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल से। वो चार रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें जिसमें तीन तो नोन होते हैं और एक अननोन होता है, तो जो अननोन होता है उसका उसका रेजिस्टेंस पता कर लिया जाता है। आ रहा है समझ में? तो चलिए उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? तो केसीएल का सॉल्यूशन क्यों कंडक्टिविटी वाटर में बनाया गया ये आगे आपको समझ में, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया गया था वो भी समझ में आ गया आपको, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई थी वो भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखिए यहां पे, तो उसे कैसे पता करेंगे, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, जी हाँ। अब उसको हिंदी में मत कन्वर्ट कर लीजिएगा सर, व्हीट मतलब गहू आणि स्टोन म्हणजे आपलं पत्थर हो गया सर, गेहूं के पत्थर का मेथड, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैसे है इसका अरेंजमेंट सब कुछ मैं आपको बताता हूं। ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना छोटू सा जो सेल है उसको कनेक्ट कर दोगे। ओके, जो भी आपका लेना है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आरएक्स, आरएक्स मतलब नोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, ओके, ये नोन रेजिस्टेंस हो गया। और ये हमारा हो गया सेल का रेजिस्टेंस जो हमें पता चलेगा। और ये क्या है, ये एक लेंथ है ए और बी और सी, ठीक है। और ये जो डी है ये है डिटेक्टर। बेसिकली ये जो ए बी लेंथ है ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रही है। और ये क्या है, डिटेक्टर, ये क्या है, डिटेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चार रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एक ये हो गया, ये दो हो गया और एक तीन हो गया। सर चार कैसे आएगा? जी हाँ, ये जो जॉकी आप देख रहे हो, जो मतलब ये डिटेक्टर को जो ये ऐसे वायर अटैच है, ये वायर को हम लोग क्या करते हैं, अलोंग ए बी वायर ऐसे मूव करते हैं। और मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये डिटेक्टर में ऐसा टाइम आ जाए, मतलब ये वायर पे आप ऐसे घुमाते रहोगे, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, ऐसे ऐसे रखते रखते आपको देखना है कि कब डिटेक्टर में जो साउंड आता है ना वो एकदम कम आता है। तो सर डिटेक्टर में साउंड आता है, जी हाँ, डिटेक्टर ईयरफोन होता है सर। बट फिजिक्स में हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अल्टरनेट करंट का सोर्स रखा है, अल्टरनेट करंट का सोर्स रखा है और गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हो, तो गैल्वेनोमीटर फेल हो जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है नल नल डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने में, या फिर नल डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने में। सर ये नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। ये आपका डिटेक्टर है, मतलब ईयरफोन है, और ये जो जॉकी है, ये जो ये देख रहे हो ना आप पॉइंटेड, इसको आप इस पे मूव करोगे, और जब भी आप मूव करोगे आप देखोगे वहां से है ना ऐसे आवाज आएगा, झुंझुनाहट जैसा, ऐसा बहुत कम आवाज आएगा। आ रहा है समझ में? और आपको ऐसे ऐसे
पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है जहां पे डिटेक्टर से बिल्कुल साउंड ना आए, और जब डिटेक्टर से बिल्कुल साउंड ना आएगा तो आपको नल पॉइंट मिल गया। और नल पॉइंट मतलब क्या कि ये पार्ट में जो करंट फ्लो रहा है वही करंट ये पार्ट में फ्लो रहा है, मतलब जितना रेजिस्टेंस ये पार्ट में है उतना रेजिस्टेंस इस पार्ट में है, मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे है वो रेजिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे है। ये कौन सा किसका प्रिंसिपल है? व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने एसी करंट क्यों लिया? तो एसी करंट मतलब अल्टरनेट करंट इसलिए लिया क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करंट लोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो आयन, ये जो देख रहे हो आप प्लेटिनम की जो प्लेट है उसके नजदीक जो रहेंगे वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगेंगे, मतलब जो उनका चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो हमारा जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? कंडक्टिविटी वेरी कर जाएगी, और कंडक्टिविटी वेरी कर जाएगी तो सेल कांस्टेंट भी क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा। आ रहा है समझ में? कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी? आपका रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, और कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो अपना सेल कांस्टेंट वेरी कर जाएगा। फॉर्मूला मत भूलना, K इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। आ गया समझ में? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए मैंने प्लैटिनम के ऊपर क्या लगाया था? प्लैटिनम ब्लैक। तो ये जो आयन डिपॉजिट हो जाते हैं डीसी करंट को यूज करने पे, उस इफेक्ट को पोलराइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज है आपको बता देता हूँ, क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे जब प्लैटिनम ब्लैक यूज किया था ना, ये पोलराइजेशन इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यूज किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ। अब जैसे ही नल पॉइंट मिलता है, मान लीजिए ये जो सेल है इसका रेजिस्टेंस R है। ओके, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे जहां पे नल पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को मैंने सिल ले लिया, तो आप क्या देखोगे? R अपॉन लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू RX अपॉन लेंथ ऑफ CB या फिर BC लिख सकते हो आप। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे सेल का है, ये हमें पता है, ये भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा। ओके, और अगर आप फिजिक्स में देखो तो हमारे पास जो तीन रेजिस्टेंस होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता होती है। मतलब तीन नोन रेजिस्टेंस के मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को पता कर लेते हैं। और जब सेल का रेजिस्टेंस पता चल गया तो सिंपल G पता चल जाएगा, G इज इक्वल टू 1/R। G इज इक्वल टू 1/R, और अगर G इज इक्वल टू 1/R मतलब G पता चल गया तो सिंपल आप क्या पता कर लोगे? सेल कांस्टेंट, क्योंकि K इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं सेल कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ये पूरा डिटरमिनेशन चल रहा होगा तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। मतलब आपको ऐसे रूम में एक्सपेरिमेंट करना है जिसका टेम्परेचर फिक्स हो, और जनरली टेम्परेचर किस पे हम लोग करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर। और ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से आयन का कंडक्टेंस भी चेंज होता है, तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप ऐसे देखोगे कि कुछ लोग उसको अवॉइड करने के लिए ये पूरा जो अपना जो सेल होता है इसको उन लोग थर्मोस्टैट से क्लोज कर देते हैं ताकि कोई हीट अंदर ना आ सके और कुछ भी हीट बाहर ना जा सके। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज हम डिटरमाइन करेंगे कंडक्टिविटी, कि सर आपने ये KCl लिया था, KCl का कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट किया था? तो सेल कांस्टेंट आ गया, आपके पास G आ गया, तो सिंपल सी बात है K पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, एक बार वापस बता देता हूं, तो इस पूरे को मिटा देते हैं। ओके, और लगे आते एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि सर अल्टरनेट करंट में इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं होता, डायरेक्ट करंट में क्यों इलेक्ट्रोलिसिस होता है? तो ध्यान रखना, अल्टरनेट करंट के टाइम पे जो करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड थी, ओके, जो इलेक्ट्रोड थी इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाता है? अवॉइड हो जाता है। एंड जनरली वी प्रीफर व्हाट? अल्टरनेट करंट। ठीक है, अब देखिए अब जो सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं ये है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। मतलब K को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आज समझ में? तो फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KCl यूज करके
स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KCl यूज करके इसको कैलकुलेट कर लिया है और इसको भी कैलकुलेट कर लिया है। ओके, सेल कांस्टेंट। और अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई, 1 पर सेंटीमीटर या फिर सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आप क्या कहोगे कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ conductivity is the conductance of 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो सेल कांस्टेंट है इसके अंदर जो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था 1 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो G है ये पूरे सॉल्यूशन का है, ये G क्या है, पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है। आया समझ में? लेकिन आपने सेल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर लिया। अगर सेल कांस्टेंट में लेंथ जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखा है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है, तो सिर्फ इसके अंदर मतलब 1 ml का जो वॉल्यूम आएगा उसका जो कंडक्टेंस होगा, 1 ml के अंदर जो आयंस है उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन द सेल कांस्टेंट वैल्यू इज 1। एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होते रहेगी। मान लीजिए कभी आपने सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख दी, मान लीजिए सेपरेशन 2 सेंटीमीटर का रख दिया, सेपरेशन कितना रख दिया 2 सेंटीमीटर, और एरिया कितना रख दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको कंडक्टिविटी मिलेगी, लेकिन किसकी मिलेगी बोलिए जल्दी, कंडक्टिविटी किसकी मिलेगी 8 सेंटीमीटर क्यूब की मिलेगी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सेल कांस्टेंट का वैल्यू इज 1। आ समझ में सबको? जी हाँ। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कंडक्टिविटी को ढूंढते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो हमेशा कंडक्टिविटी वाटर में बनेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी वाटर इज फ्री ऑफ आयंस। आया समझ में? अब आगे चल के आप और कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? अरे भूल गया क्या? स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था मोलर कंडक्टिविटी, जैसे इसकी पहली वाली वीडियो में ही बताया था। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में आया? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? उसका कंडक्टेंस होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय C। ये तो आपको K पता चल गया है, कॉन्सेंट्रेशन तो आपको दिया गया होगा सोल्यूशन, ये मोलारिटी होता है। ओके, तो इससे आप मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो आज के वीडियो की जो खासियत थी वो थी सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करना, और आपने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखा कि सेल कांस्टेंट भले वो L/A होता है लेकिन उसकी वैल्यू रिलायबल नहीं होती, उसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना ही होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू और विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।